फरीदाबाद के बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में आज पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुनपेड़ मामले में जमानत पर रिहा सभी 6 आरोपी सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, जबकि न्यायिक हिरासत में चल रहे 5 आरोपियों की पेशी आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। साथ ही शिकायतकर्ता जितेंद्र के वकील ने शिकायतकर्ता का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने को लेकर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया, जिस पर बहस के लिए सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 29 फरवरी को सुनिश्चित की है। अब 28 फरवरी को ही शिकायतकर्ता जितेंद्र व उनके पक्ष के वकील पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के बारे में सीबीआई कोर्ट में दाखिल जवाब पर बचाव पक्ष के वकील द्वारा बहस होगी, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट शिकायतकर्ता जितेंद्र के पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले मामले में 6 आरोपियों संजय कुमार, धर्म सिंह, करतार सिंह, बलवंत सिंह, आकाश और अमन कुमार को सीबीआई कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी थी, जबकि सीबीआई कोर्ट ने अन्य सभी 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बरकरार रखी है। आज जो डेट फिक्स थी वो प्रेजेंस के लिए फिक्स थी। उसमें ऑलरेडी 6 जो अक्यूज थे वो बेल पे थे, वो इन पर्सन प्रेजेंट हुए यहाँ पे, और बाकी 5 की थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्होंने वो करी है। मामले की अगली सुनवाई अब कब होगी? मामले की जो अगली सुनवाई है वो 29 फरवरी है, और आज इन्होंने अपना जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी रिगार्डिंग पॉलीग्राफिक टेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, वो उसका रिप्लाई फाइल कर दिया कंप्लेनेंट ने। यमुनानगर में लोक संपर्क कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे राज्य मंत्री कृष्णा बेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए पेंशन ऑनलाइन पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि पिछले 10 सालों में हुड्डा ने अपने चाहने वालों को मालामाल किया है, जिसका खामियाजा हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर परेशान हो रहे और बैंकों के चक्कर काट रहे लोगों के मुद्दे पर बात करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोग बैंक और डाकघरों के माध्यम से पेंशन मिले, और पेंशन देने में हमारी सरकार बिल्कुल कामयाब हुई है। उनका मानना है कि बहुत से लोग ही जो बैंकों से जुड़ना नहीं चाह रहे। वहीं बैंकों में पेंशन की शिकायत को लेकर मंत्री महोदय ने पत्रकारों से कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बताएं, या विधायक को बताएं, या यमुनानगर के अधिकारियों को बताएं, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालते ही एक पेंशन घोटाला करनाल का हमारे सामने आया था। उसको लेकर पूरी सरकार ने और पूरे प्रशासन ने तय किया कि हम ऑनलाइन पेंशन सिस्टम करके जो लोग पात्र हैं वो पेंशन से वंचित ना रहे, जो अपात्र लोग हैं वो पेंशन ले ना पाए, क्योंकि ये बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन एक प्रकार की सम्मान पेंशन है। इस देश के लिए मजदूर ने भी, किसान ने भी, छोटे दुकानदार ने भी, सभी ने काम किया, और 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पात्र लोग पेंशन से वंचित ना रहें, ऐसी हरियाणा सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। उस सोच को लेकर, उस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन और बैंकिंग के द्वारा पेंशन की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसको समाधान करने का काम किया। संबल रोड स्थित सिल्वर स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल भैजोई में सोमवार को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का सम्मान व परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को स्मृति चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन व स्वागत गीत से की गई। विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद श्री राजेश शंकर राजू ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया और सभी प्रधानों से अपने ग्राम के सभी बच्चों को साक्षर करवाने का आग्रह किया। आज ही हमारा मेन उद्देश्य तो ये था कि हम जो हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनका हम सम्मान करें और एक सूचना दें समाज में कि हमारे लिए शिक्षा कितनी जरूरी है और शिक्षा के बगैर हम अधूरे हैं। आज ये प्रोग्राम सर्वपल्ली को रखा गया था, किस उद्देश्य से रखा गया था? ये हमारी जो सिल्वर स्टोन सेवा समिति है वो शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए सन 2003 से प्रयासरत है, और अब जो हम लोग गांव के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनको हम सम्मान करके ये सूचना उन्हें देना चाहते हैं कि वो अपने गाँव में भी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करें, और जो गाँव में शिक्षा से वंचित बच्चे जो रह जाते हैं शिक्षा से, उनके लिए वो घर घर जाकर, जैसे कि वो वोट मांगने गए थे घर घर, उसी प्रकार से घर घर जाकर बच्चों के लिए स्कूल तक पहुँचाएं। 13 फरवरी को हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के परिनगर सुंदरा गांव के जंगल में एक 20 वर्षीय युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखा हुआ था।
सोमवार के बागपत के गांव धनौरा के एक परिवार ने 11 फरवरी से लापता अपने पुत्री पूजा के रूप में उसकी शिनाख्त करने का दावा किया है। परिजनों के अनुसार पूजा 11 फरवरी की सुबह 7 बजे अपने सहेली से किताब लेने जाने की कहकर घर से निकली थी। शाम तक भी घर न पहुंचने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पर परिजनों को पता लगा कि हापुड़ में किसी युवती का जला शव मिला है, जिसकी शिनाख्त पूजा के रूप में की है। 11 तारीख से गायब थी। सुबह 7:30 बजे गई थी अपनी छोटी बहन के लिए वो किताब लेने के लिए। तो उस दिन फिर शाम तक वे 6 बजे तक जब नहीं आई तो उसकी मम्मी ने और उसकी छोटी जो सिस्टर है उसने बताया मेरे को वो नहीं आई, पूजा नहीं आई। तो उसकी हमने फिर इधर उधर रिश्तेदारी में छानबीन की। अगले दिन जब नहीं मिली तो फिर हमने बिरनौली थाना में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। देखिए, हापुड़ देहात में एक युवती का शव मिला था जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। आज यहाँ जनपद बागपत से कुछ लोग आए हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बॉडी उनकी बेटी की है, और वो सिर्फ मात्र कुछ शारीरिक पहचान के आधार पर कर रहे हैं। तो इसको इस्टेब्लिश कराया जाएगा डीएनए सैंपलिंग करा के। हम इसके परिणाम जब आएंगे तब इस्टेब्लिश हो सकेगा कि इनका क्लेम सही है या नहीं, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व सिरताजगंज क्षेत्र के विधायक विजय बहुगुणा ने किच्छा में जनसभा की। सभा के दौरान पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के मुखिया हरीश रावत व पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बीच राजनीतिक दूरियां हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। जहां एक और मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, परंतु सीएम हरीश रावत ने किच्छा विधानसभा में सभा नहीं की। ऐसे में क्षेत्र की उपेक्षा बीच मौके का फायदा उठाते हुए पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने किच्छा में जनसभा आयोजित कर दी। किच्छा में आयोजित कार्यक्रम में भी पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। 30 मई 2013 को सीएम रहते हुए विजय बहुगुणा द्वारा की गई 1 दर्जन घोषणाओं पर कार्य प्रारंभ न होने पर वक्ताओं ने नाराजगी जताई। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। हम लोग कार्यकर्ताओं की बात नहीं समझेंगे, जो वास्तविक स्थिति है उसका एहसास नहीं आ पाएंगे, तो इस तरह से हम लोग न तो अपनी जो विकास की सोच है पूरी हो पाएगी, ना हम चुनाव में मजबूती से उतर पाएंगे। जो मैं घूम रहा हूँ वो जानने के लिए कि 4 साल में हमने क्या किया है और अब जो शेष 10 महीने बचे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ के लोगों को बुलाया है देहरादून में, तो हम बैठ करके मुख्यमंत्री से कोशिश करेंगे जो काम रुके हुए हो जाए। सर्कल रेट पे लोगों ने बड़ा एतराज़ किया है, इस पर हम शासन से बात करेंगे। सदर पुलिस ने गांव भोड़ी में एक युवक की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों से हत्या में प्रयोग किए गए हथियार व आरोपियों के कपड़े बरामद कर गहनता से हत्या के मामले में पूछताछ की जाएगी। पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक मृतक के ताऊ का लड़का विजय भी शामिल है। इस खुलासे को सुलझाने में जिस पुलिस कप्तान ओपी डरवाल के नेतृत्व में पूर्व सदर थाना प्रभारी विक्रमजीत सिंह व सीआईए स्टाफ की अहम भूमिका रही। हत्या की गुत्थी को सुलझाने का खुलासा करते हुए थाना सदर प्रभारी प्रदीप शिवराण ने बताया कि 11 फरवरी रात्रि को गांव भोड़ी निवासी 25 वर्षीय सुरेश घर पर अकेला था, तभी उसकी माता दवाई लेने हेतु बाहर गई। इस दौरान मृतक के ताऊ का लड़का विजय व उसका साथी निर्मल उसके घर आए, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने षड्यंत्र कर मृतक के साथ बैठकर मृतक के भाई विजय ने हाथ में लिए कसौले से उसके सिर पर वार कर दिया और उसके साथी निर्मल ने जो हाथ में चाकू गिरकर तड़पता रहा। इस दौरान मृतक की हत्या आरोपियों के साथ हाथापाई भी हुई तथा उसने बचने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा शराब पी होने के कारण वह मुकाबला नहीं कर सका और आरोपी उसकी हत्या करने में सफल हो गए। आज दिनांक 11-12 की रात्रि को गांव भोटी में महावीर सिंह का भाई है सुरेश कुमार, उसका रात्रि को किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसको मर्डर कर दिया था। मर्डर करने के उपरांत वहां पर पुलिस गई थी, मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई थी, जो आज दिनांक 15 तारीख को, क्योंकि तफ्तीश मेरे पास आ गई है और तफ्तीश आने के उपरांत हमने 2 आदमियों को इसमें अरेस्ट किया है। तो क्या खुलासा हो चुका है? देखिए, इसमें मर्डर का उन्होंने स्वीकार कर लिया है, सारा मर्डर उन्होंने खुलासा कर दिया है कि उन्होंने ही सुरेश कुमार का हत्या की है। अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को हमेशा हर कोई सम्मानित करना चाहता है, जिसको लेकर सोमवार को दिल्ली से पहुंचे
अकाली दल बादल के आगू प्रतीक सिंह और मुंबई से आए विक्की बॉम्बे वालों की और मोगा से डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह को उनके दफ्तर में फूलों का गुलदस्ता और तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह पहले जलंधर और लुधियाना में बतौर एडीसी के पद पर कार्यरत थे। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए दिल्ली से पहुंचे अकाली दल बादल के आगू प्रतीक सिंह ने बताया कि सरकारी नौकरी हासिल कर जनता की सेवा करने का जज्बा रखने वाले डिप्टी कमिश्नर आज उनकी ओर से सम्मानित किया जाता है। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਏ ਆਏ ਡੀਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਸੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਬੰਬੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गोहाना शहर के नए बस स्टैंड के सामने रविवार दोपहर अज्ञात युवक द्वारा की गई हत्या में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें मृतक युवक की मां ने ही हत्या का षड्यंत्र रच अपनी भाभी व उसके भाई के साथ मिलकर 1 लाख रुपए की सुपारी देकर अन्य बदमाश से राहुल की हत्या कराई थी। पुलिस ने मृतक राहुल की मां, मामी और मामी के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मां व मामी को न्यायालय में पेश कर सुनारिया जेल के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा मामी के भाई से पूछताछ की जा रही है। डेड बॉडी को फटाफट सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। 4 पिस्तौल मिले थे जाके मौके पे, उनको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद हम 174 कार्रवाई जो ना उसकी डेड बॉडी कर रहे थे। इसी दौरान में बैठे बैठे जो मृतक का फोन था उसको चेक कर रहा था। चेक करते करते उसमें जो ना हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी फ़ोन की। रिकॉर्डिंग के आधार पर हमने उसकी मम्मी शीला को गिरफ्तार किया। शीला ने गिरफ्तार करते ही बता दिया भाई मेरी ननद ने मृतक के माँ ने ही ये मर्डर करवाया। मऊ जिले में गरीबी के शिकार एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विकलांग पुत्र ने कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान डीएम को गोली मारने के बाद खुद अपनी आत्महत्या करने की बात कही। दरअसल गांव में कोटे की दुकान को निरस्त कर दिया गया है। उसको सेनानी पुत्र अपने नाम कराकर अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं। उसने जिला प्रशासन से अपनी बात को भी रखा और प्रशासन ने पूरी करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक उसे अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी का लड़का हूँ साहब। हमारा पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका मैं लड़का हूँ, विकलांग हूँ, हाथ पैर से मजबूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमको एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान मिल जाए तो उससे मैं अपना जियाका चलाता। अगर हमारे पास पिस्टल आता तो मैं डीएम साहब को खुद गोली मार देता और आत्महत्या अपना कर लेता। यह गरीब आदमी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित है, संगम चौहान। यह मैं देख रहा हूँ कम से कम 1 साल से हर महीने धरना देता है। शुरू में जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि भाई ये हाथ पैर से मजबूर है, विकलांग है, इसको राशन कोटे की दुकान दे दिया जाए। और वास्तव में इसका पात्र भी है, बुजुर्गावस्था है, इस उम्र में मेहनत मजदूरी विकलांग होने के नाते कर नहीं पाएगा। तो जीविका हर आदमी को चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैसियत से प्रशासन को भी चाहिए कि इसको कोटे का दुकान आवंटित करें। सरकार द्वारा बेटियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के दावे किए जाने के बावजूद यमुनानगर जिले के बिलासपुर में लोगों के लिए बस में सफर करने वालों का सफर मौत का सफर बना हुआ है। बिलासपुर से रणजीतपुर के लिए सुबह व शाम के समय महज एक ही बस चलने के कारण आम यात्रियों के अलावा छात्र व छात्राओं को इस बस के भीतर व ऊपर लदकर सफर करना पड़ता है। स्थानीय निवासी यशपाल ठांडा की माने तो बिलासपुर से रणजीतपुर रोड पर चलने वाली बस में सफर करने वाले लड़के व लड़कियों तथा यात्रियों की काफी अधिक संख्या है। इसके लिए सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत छात्रों के लिए सुबह व शाम के समय अलग से बस चलानी चाहिए।
केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि होम्योपैथी आज सामान्य लोगों के पैथी बन गई है, जो गाँव में चमत्कार कर सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एम्स होम्योपैथी बनाई जा रही है, जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। वहीं एक एम्स आयुर्वेदिक भी शुरू किया जाएगा। आने वाले 5 सालों में होम्योपैथी के व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। श्रीपद नायक ताजनगरी आगरा में आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेमिनार का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने रिसर्च को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि हर राज्य में एक रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में लोगों को होम्योपैथी में अच्छा इलाज मिल सकेगा। JNU प्रकरण व केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और यही देश चाहता है। यही तो हमारा प्लानिंग है ना, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो आयुष की 5-6 पैथीज है, उस सबके लिए इक्वल स्ट्रेंथ से हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें होम्योपैथी आज सामान्य लोगों की पैथी बन गई है और ये कुछ गाँव में जो हेल्थ देना चाहते हैं वो गाँव में चमत्कार कर सकती है। इसीलिए होम्योपैथी को भी बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी भी दिल्ली में बना रहे हैं। मैंने कहा है